नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानांजलि फिजिक्स क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आशा है आप लोग सब ठीक होंगे और कापी पेन के साथ में होंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में ही कहा था कि हम नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय यानी गॉस थ्योरम पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे ही पहले हमारे प्यारे विद्यार्थी ने क्वेश्चन कुछ भेजे हुए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हुए हैं, हमारे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज हम उन क्वेश्चंस को कराएंगे बेटा, बहुत मन से पढ़ेंगे। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और ये आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम को ना देखते हुए, यानी कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम को ना देखते हुए अगर कहा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम सच एज IITs, एनी एंट्रेंस एग्जाम, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी AU, दिल्ली यूनिवर्सिटी DU एंड BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इनमें से किन्हीं भी एग्जाम के हिसाब से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मतलब आज का सेशन बेहद ही खास होने वाला है, इसलिए क्लास पढ़ने से ही पहले अपने अपने सभी मित्रों को सेशन को शेयर कर दीजिए और बिल्कुल तरोताजा होकर बैठिए और चलते हैं उन चुनिंदा सवाल की ओर जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, पहले बेटा क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन है आपका समान द्रव्यमान M के, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, मेरे व्हाट्सएप पे आया हुआ है, समझिएगा। समान द्रव्यमान M के दो पिच बॉल समान लंबाई L के सिल्क के बने, फिगर मैंने बना रखा हुआ है यहाँ पर, आप देखते रहिएगा। समान द्रव्यमान M के दो पिच बॉल समान लंबाई स्मॉल L के, इनका द्रव्यमान क्या है? जो ये पिच बॉल है यहाँ पर, इसका द्रव्यमान क्या है? स्मॉल m है। एक बॉल यहाँ पर है, दोनों का द्रव्यमान समान है। दो पिच बॉल समान लंबाई स्मॉल L के, ये जो L लंबाई का दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, सिल्क के बने धागों से एक ही बिंदु से, ये सेम सस्पेंशन पॉइंट इनका क्या है बेटा? सेम है। मान लेते हैं इसको, सपोज दैट P मान लेते हैं, तो ये सस्पेंशन पॉइंट P से ही आपको लटकाए गए हैं। दोनों पर समान आवेश क्यों दिए जाते हैं? चार्ज भी कितना है दोनों पर? क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है, दोनों पर समान आवेश क्यों दिए जाते हैं? दिखाएं कि कोण थीटा के छोटे मान के लिए, ये भी बता दिया है कि जो थीटा का मान है, यानी कि इन दोनों के बीच का कोण जो है काफी अल्पतम है, तो कोण थीटा के छोटे मान के लिए उनके बीच की दूरी x का मान, ये जो हमने बीच की डिस्टेंस मानी है x, इसका जो मान होगा हमें प्रूफ करना है x इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर L डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg होल पावर 1/3, ये आपको प्रूफ करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। समान द्रव्यमान M के दो पिच बॉल समान लंबाई स्मॉल L के सिल्क के बने धागों से एक ही बिंदु से लटकाए गए हैं। दोनों पर समान आवेश Q दिए जाते हैं, चार्ज भी दोनों पर समान है। दिखाइए कोण थीटा के छोटे मान के लिए उनके बीच की दूरी स्मॉल x का मान Q स्क्वायर L अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg होल पावर 1/3 होगा। चलिए अच्छा चर्चा करते हैं क्वेश्चन पर। तो बेटा यहाँ पर आपने देखा एक ही बिंदु P से दो पिच बॉल लटकाए हुए हैं जिनका द्रव्यमान स्मॉल m है। ध्यान दीजिएगा, इसका भी द्रव्यमान स्मॉल m है और इसका भी द्रव्यमान स्मॉल m ही है। दोनों को प्लस Q आवेश दिया गया है। इसका मतलब अगर हम बात करें तो दोनों के मध्य एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। हमने मान लिया है दोनों के बीच की दूरी स्मॉल x है। चलिए, यहां पर जो पिच बॉल लटकाया गया है धागे के माध्यम से, तो उस पर एक तनाव बल भी लगेगा। ये आपने फील किया होगा, अगर आपने अपने हाथ से ही कोई रस्सी के माध्यम से कोई पिंड बांध के लटकाया हुआ है तो रस्सी पे तनाव बल लगता है। तो इस धागे पर मान लेते हैं टेंशन फोर्स यानी T लगेगा, ठीक है। अब चूंकि ये T जो लगेगा, इस कोण को हमने क्या माना होगा? थीटा माना होगा। अगर ये कोण थीटा होगा तो बेटा ये भी कोण थीटा होगा। अब पूछे क्यों होगा, तो हम बताते हैं क्यों होगा। ये कैसा कोण होगा? ये एकांतर कोण होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये दोनों कोण कैसे होते हैं? एकांतर कोण, जिन्हें हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ध्यान दीजिएगा, ये कैसे कोण हो गए? एकांतर कोण हो गए। इसका मतलब ये भी कोण थीटा हो जाएगा। अब अगर हम इस टेंशन के यानी तनाव के घटक करेंगे तो इसका एक घटक इधर आएगा T cos थीटा तथा दूसरा घटक जो इधर आएगा T sin थीटा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि 11 में आप लोगों ने वेक्टर कंपोनेंट्स आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो T के इस तनाव बल के घटक किया आपने, तो एक घटक आया T cos थीटा, दूसरा आया आपका T sin थीटा। यहां तक क्लियर? अब हमने कहा इन दोनों पर सेम चार्ज प्लस Q दिया गया है। जब सेम चार्ज दिया गया है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, और जैसे ही फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा तो इन पर एक बाहर की ओर बल, वैद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe लगेगा।
तो हम देख रहे हैं टी साइन थीटा और एफ ही दोनों विपरीत दिशा में हैं। तो अगर संतुलन की अवस्था में हम बात करते हैं तो संतुलन की अवस्था में बेटा क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा का मान एफ ही के बराबर होगा, तभी ये निकाय जो पूरा सिस्टम है संतुलित होगा। तो लिख सकते हैं इन इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी संतुलन की अवस्था में क्या होगा, एफ ई इज इक्वल टू टी साइन थीटा। अब एफ ई की बात करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, तो कूलाम के नियम से आप पढ़ चुके हैं कूलाम्बियन फोर्स क्या होता है। तो क्या होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, इसका मान भी Q है, इसका मान भी Q है, तो Q1 Q2 क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर होता है, तो बीच की डिस्टेंस कितनी है, x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x/2 नहीं पुटअप करेंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, x है। ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू टी साइन थीटा। इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं इसको, यहां तक क्लियर, किसी कोई प्रॉब्लम। अब चलते हैं आगे। आपने देखा इस टी का दूसरा घटक तो है, घटक कंपोनेंट टी cos थीटा, वह आपके इस द्रव्यमान यानी पिच बॉल पर लगने वाले भार के इक्वल होगा। संतुलन की अवस्था में चूंकि अगर कंडीशन इक्विलिब्रियम की नहीं होती तो या तो गेंद नीचे जा रही होती या तो ऊपर जा रही होती। संतुलन की अवस्था में इसका मतलब इस बॉल पर लगने वाला भार mg, इस पर जो तनाव बल T लग रहा है उसके एक घटक टी cos थीटा के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं mg इज इक्वल टू टी cos थीटा। इसे हम इक्वेशन सेकंड कर दें, यहां तक क्लियर। अब समीकरण 1 व 2 से देखेंगे। समीकरण 1 में अगर समीकरण 2 से भाग देते हैं तो लिखेगा समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो गौर कीजिएगा बेटा क्या आएगा यहां निकल करके, देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू 1/mg। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, इज इक्वल टू टी साइन थीटा अपॉन टी cos थीटा। मैं बिल्कुल एक एक लाइन क्लियर कर रहा हूं, गौर से देखिएगा। अब यहां पर देखिएगा टी से टी कैंसिल हो जाएगा, यहां तक क्लियर। साइन थीटा बटे cos थीटा, इसको क्या बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, tan थीटा, चलेगा ना। चलिए मैं इसको इधर लिखे ले रहा हूं, तो ये निकल के आएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर m इंटू g। यहां तक बेटा किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है। अब देखिए क्वेश्चन में ये कंडीशन दी थी थीटा के छोटे मान के लिए, तो अगर थीटा यानी कोण बहुत छोटा होगा तो हम tan थीटा को, देखिएगा थीटा के छोटे मान के लिए हम tan थीटा बराबर sin थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर sin थीटा हम लिख सकते हैं। तो अगर tan थीटा बराबर sin थीटा लिखा तो सर sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिएगा sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है, क्लियर है ना। sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब चलते हैं इस ट्रिंगल पर PM, इसको कोई पॉइंट दे देते हैं, सही है, हमने ये पॉइंट दे दिया इसको G। तो PMG में अगर ये कोण थीटा आप देख रहे हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा mg और हाइपोटेनस हो जाएगा PM। तो परपेंडिकुलर यहां से mg की जो वैल्यू है x/2 है, हमने दिखा रखा है ना, हाफ वैल्यू x/2 होगी, तो x/2 डिवाइड बाई, अगर इसकी बात करें PM, तो धागे की लंबाई कितनी है बेटा, स्मॉल l, इधर भी लिखी हुई इधर भी लिखी हुई, कितनी स्मॉल l, तो ये हो जाएगा स्मॉल l। यानी कि अगर हम देखें तो साइन थीटा की जो वैल्यू निकल के आ रही है कितनी आ रही है, साइन थीटा इज इक्वल टू निकल के आ रहा है आपका x/2l, जो कि tan थीटा के इक्वल है। तो अगर tan थीटा के इक्वल है तो फाइनली इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x/2l। गौर से देखिएगा, लाइन लिंक करिएगा। tan थीटा बराबर हमने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इनटू mg। हमने लिखा थीटा के छोटे मान के लिए लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, tan थीटा बराबर sin थीटा लिख सकते हैं। इस ट्रायंगल पे हमने देखा sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से वैल्यू आ रही है sin थीटा की x/2l। इट मींस sin थीटा इक्वल tan थीटा है, tan थीटा पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बनेगा x/2l इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इनटू mg। कोई प्रॉब्लम, इस x स्क्वायर को हम इधर ले चलेंगे तो x स्क्वायर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, x क्यूब इज इक्वल टू, इस 12 को इधर ले जाएंगे तो 2l अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन mg। यहां तक बेटा किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं आगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, तो ये बनेगा आपका x क्यूब इज इक्वल टू Q स्क्वायर, ये इधर आएगा इनटू l डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू mg।
मुझे लगता है अब आपको अपना आंसर आता हुआ दिख रहा होगा। बिल्कुल हम आंसर के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। क्यू स्क्वायर एल अपान 2π/0 इंटू mg, बस पावर बची हुई है। जब इधर क्यू है, इस पावर को जब इधर ले जाएंगे यानी क्यूब रूट लेंगे तो इधर क्या बन जाएगा 1/3। तो बिल्कुल आप अपने क्वेश्चन के नजदीक पहुंच चुके हैं। लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का घनमूल करने पर ये निकल के आएगा x इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपान एल 2π/0 mg होल पावर 1/3। हैंस प्रूव। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। मेरे पास जो क्वेश्चन आए हुए हैं 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है कुछ। तो पहला क्वेश्चन जो था आपका, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। जो क्वेश्चन पहला था, समान द्रव्यमान m के 2 पिच बॉल समान लंबाई स्मॉल l के सिल्क के बने धागों से एक ही बिंदु से लटकाए गए हैं। दिखाइए कि कोण थीटा के छोटे मान के लिए उनके बीच की दूरी स्मॉल x का मान ये होगा, जो आपने प्रूव कर दिया। क्लियर है? तो ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉपर तरीके समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब हम इसको अरेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलेंगे। अच्छा, आप लोग नोट करने जाए तो नोट करिए, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिएगा। समान द्रव्यमान तथा समान आवेश Q से, क्वेश्चन कुछ पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, पढ़िएगा। समान द्रव्यमान तथा समान आवेश Q से आवेशित 2 सरकंडे की गोलियां, मान लेते हैं इन्हीं को सरकंडे की गोलियां हो जाएंगी, ठीक है। सरकंडे की गोलियां जो है ना, उन्हीं को बेटा पिच बॉल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। किसी बिंदु से समान लंबाई स्मॉल l के, फिर वही बात, समान लंबाई स्मॉल l के 2 हल्के अभितान्य, अभितान्य नहीं है बेटा, अभितान्य है, 2 अभितान्य धागों से निलंबित हैं। क्या है? सस्पेंडेड है, मतलब लटकाए गए हैं। यदि निकाय की साम्य अवस्था में धागों के बीच 2 थीटा कोण बनता हो, साम्य अवस्था में वैसे भी हमने यहाँ थीटा माना था, दोनों के बीच कोण कितना हो जाए 2 थीटा बनता हो, तो प्रत्येक गोली का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब इस बार क्या कह रहा है, प्रत्येक गोली का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल किया हुआ है। हमें पिछली बार बीच की दूरी निकालनी थी, इस बार हमें गोली का द्रव्यमान निकालना। ये बता चुका पहले से, गोली दोनों गोली का द्रव्यमान सेम है और प्रत्येक गोली का द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, चलते हैं अच्छा क्वेश्चन पर। चलिए हम इसी फिगर में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक ही बिंदु से स्मॉल l लंबाई के अभितान्य धागे से बांधकर 2 सरकंडे की गोलियां, जिनका दोनों का द्रव्यमान हमने स्मॉल m माना हुआ है, लटकाई गई है। क्लियर? दोनों पर आवेश v प्लस q है। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन में दिया था। अब अगर हम बात करें जिनके बीच की दूरी हमने मान ली स्मॉल x, सेम कंडीशन, ठीक है। फिर वही कंडीशन, दोनों धागों पर क्या लगेगा, तनाव बल लगेगा T। अब अगर तनाव बल की हम फिर वही काम करें, घटक करेंगे, तो ऊपर वाला घटक T cos थीटा है, तो नीचे वाला इधर घटक T sin थीटा है। यहां तक समझने में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आप समझ चुके हैं। फिर अगर बात करें तो इस गोली का द्रव्यमान है कुछ ना कुछ m, तो इस पर एक में भार भी लगेगा, तो क्या बोलेंगे हम, mg बोलेंगे। यहां तक क्लियर? क्योंकि गोली आवेशित भी है, इन पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल भी होगा, जिसे हमने अब इसे रिप्रेजेंट कर दिया है। बस इस बार टारगेट हमारा क्या है, टारगेट हमें निकालना है गोली का द्रव्यमान। एक चीज देखेंगे, दोनों के बीच की दूरी हमने x अपनी तरफ से मानी है, हमें इस बार दूरी दी नहीं गई थी ना, तो हमें दूरी निकालना हमने x मान ली है। और एक चीज जो क्वेश्चन में कह रहा है द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान निकालना किसके पदों में, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू तो दी नहीं गई है, मतलब आंकिक मान तो आपका आएगा नहीं। तो जो आपको द्रव्यमान निकालना है वो आपको धागे की लंबाई l, दोनों धागों के बीच बनने वाला कोण जो साम्य अवस्था बन रहा है 2 थीटा, तथा रस्सी पर या धागे पर लगने वाला तनाव बल, यानी इन सब फॉर्म में निकालना है। और गुरुत्वाकर्षण तो आ ही जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस बीच की दूरी को हम इस बार x ना लिखकर चेंज करेंगे, तो वो कैसे चेंज करें अब हम देखते हैं। थोड़ा फिगर में समझिएगा। हमने कहा ये घटक कितना है, T sin थीटा, ठीक है। अब अगर बात करें, ये लंबाई है L है ना, ये कोण भी थीटा ही होगा, क्योंकि दोनों का कोण हमने 2 थीटा माना है। तो ये अगर L है तो इसका एक घटक ये वाला जो होगा बेटा क्या होगा, L cos थीटा। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा एक बार में, देखिएगा ये अगर लंबाई धागे की L है तो ये घटक इसका क्या होगा, L cos थीटा। और इसका एक ये घटक जो इधर हो रहा होगा, इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे L
साइन थीटा। तो अगर ये एल साइन थीटा होगा तो इसके जस्ट इक्वल तो नीचे वाला भी होगा ना, समझिएगा, जितना ये होगा आपका यहां से यहां तक उतना ही नीचे वाला होगा। तो अगर ये एल साइन थीटा होगा तो नीचे वाली कंडीशन ये क्या हो जाएगी, एल साइन थीटा। सेम कंडीशन इधर भी, चूंकि धागे की लंबाई एल इधर भी है तो ये वाला पोर्शन भी, हमारे समझाने का मतलब ये था कि इधर भी यहां से यहां तक जो हमने x/2 रिप्रेजेंट किया था पिछली बार, वो क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। एक बार फिर समझाना चाहूंगा, देखिएगा, धागे की लंबाई एल, ये कोण थीटा है, इसके दो घटक करेंगे जब, तो एक आएगा एल कास थीटा, एक आएगा एल साइन थीटा। तो इसका मतलब ये यहां से यहां की जो डिस्टेंस होगी वो एल साइन थीटा होगी। सेम कंडीशन अगर इधर देखेंगे तो इसका भी ये घटक एल कास थीटा और इधर कुछ ऐसा एल का साइन थीटा आएगा जो कि इसके इक्वल होगा, इसको हम कहेंगे एल साइन थीटा। तो अब जरा गौर कीजिएगा, हाफ पार्ट एल साइन थीटा, हाफ पार्ट एल साइन थीटा, तो टोटल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2l साइन थीटा। बोले समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो फटाफट थम्स अप करिए, वीडियो को लाइक करिए। अब देखिए 2l साइन थीटा हो चुका है। अब आगे चलते हैं सेम कंडीशन पे, साम्यावस्था की कंडीशन, जो हमें पिछली बार कहा गया है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो साम्यावस्था कंडीशन में फिर वही चीज होगी, एफ इज इक्वल टू क्या होगा, टी साइन थीटा। अब बेटा करते चलिए खुद, पिछले क्वेश्चन की तरह स्टार्ट करिए अपना करना। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ई। यहां तक क्लियर? इक्वेशन फर्स्ट कर दें? चलिए नहीं करते, अच्छा आपके आगे और चलते थोड़ा सा। टी साइन थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर Q1 Q2 मतलब Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर डिवाइड बाय, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2l साइन थीटा। तो यहां लिखेंगे 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। अब इक्वेशन फर्स्ट कर दें इसको। फिर क्या है, mg इक्वल टू क्या है, t cos थीटा। सेकंड इक्वेशन बनता है आपका t cos थीटा इज इक्वल टू mg। चलेगा? इक्वेशन सेकंड। फिर वही काम, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर तो ये बनेगा आपका t sin थीटा डिवाइड बाय t cos थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन, इसका होल स्क्वायर जैसे ही खोलेंगे तो 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका डिवाइड में 1/mg। चलेगा? कोई बात नहीं। साइन थीटा बटे कास थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू, ये आपका आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर डिवाइड बाई 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू mg। फिर वही कंडीशन, चूंकि यहां पर कोण क्या है, 2 थीटा छोटा है, अगर छोटा कोण होगा तो हम tan थीटा को हमने कहा sin थीटा लिख सकते हैं, और अगर sin थीटा लिख सकते हैं तो यहां पर लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या है, sin थीटा, और sin थीटा बराबर क्या होगा, तो फिर चलेंगे इसी त्रिभुज में PMG पॉइंट में। sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है L sin थीटा और कर्ण कितना है L, मतलब कुछ नहीं है, आपको tan थीटा बराबर sin थीटा ही रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है? अब sin थीटा रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ डाउट हो तो बताइएगा भी। यहां तक बिल्कुल क्लियर है ना? हमारा टारगेट कुल मिलाकर है m निकालना, तो हम m को रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है? m को जैसे रिप्लेस करेंगे तो m इधर आएगा, m इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू mg, और ये इधर आएगा डिवाइड में तो 1/tan थीटा। इस क्वेश्चन को बेटा हम दो तरीके से बताएंगे, गौर कीजिएगा। ठीक है? तो आगे चलते हैं। अब m का मान निकल के आ चुका है आपका, m इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू g tan थीटा। एक तो ये, ठीक है? इस tan थीटा को आप रिप्लेस कर सकते हैं sin थीटा से, और उसका कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एक तो इस फॉर्म में आएगा, दूसरा इस फॉर्म में आएगा कि अगर यहां पर हम L sin थीटा पुट अप ना करें, पिछले क्वेश्चन की भांति क्या करें, हम
एल साइन थीटा पुटअप ना करके जहां हमने 2l साइन थीटा लिखा हुआ था 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हुआ है उसको यक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना। ध्यान दीजिएगा कि जो 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आपका आ चुका है, कैसे आया है, हमने 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर किया हुआ है, तो इसको डायरेक्ट हम एक्स स्क्वायर ही पुटअप करते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस बीच की एक्स स्क्वायर ही पुटअप करते तो यहां पर क्या हो जाता आपका एक्स स्क्वायर जी साइन थीटा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा चेंज होगा, इसको आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्योंकि डाटा दिया हुआ नहीं है, आपने एज्यूम किया है, तो चाहे आप एक्स के फॉर्म में रख दीजिए चाहे 2l साइन थीटा के फॉर्म में रख दीजिए, क्वेश्चन दोनों आपका सही होगा। ये बात आप दो कीजिएगा। तो यहां से m का आ चुका है। चलिए मैं दूसरे कंडीशन पे भी आपको ले चलता हूं, केस सेकंड पे इसका कि अगर कैसे वहां से देखिएगा। केस सेकंड हमने कहा अगर हम इसको 2l साइन थीटा के बजाय सीधे क्या रखते हैं, आपका l रखते हैं, l रखते और सॉरी x रखते और यहां पर डिस्टेंस x/2 हो जाती, तो जो हमारा रिलेशन निकल के आता वो कुछ इस प्रकार से निकल के आता tan थीटा इज इक्वल टू, सीधे शार्ट में कर रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड से। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गौर कीजिएगा, q स्क्वायर अपान यहां पर क्या आता x स्क्वायर और क्या आता mg, कुछ इस प्रकार से आता, समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा ही आता। ठीक है, हमें क्या निकालना था, m का मान निकालना, द्रव्यमान निकालना था। हम कहा अगर कोण थीटा छोटा होगा तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा, और sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता, लंब बटे कर्ण जब करते तो यहां से x/2/l करते, जो पिछली बार निकाला तो वही आता x/2l, मतलब tan थीटा की जगह लिख सकते हैं हम x/2l इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपान x स्क्वायर mg। निकालना क्या है हमको, m निकालना है, तो यहां से आएगा जो आपका m, ट्रांसफर करेंगे इसको तो m इज इक्वल टू आएगा, ये 2l इधर चला जाएगा, 2l q स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर और ये x मिलकर क्या हो जाएगा x क्यूब mg, सॉरी m नहीं रहेगा यहां पर, g बस रहेगा, कुछ छूटा तो नहीं, ये आपका x इधर आएगा x क्यूब बन जाएगा, m ऊपर आ चुका है, 2l इधर चला जाएगा, फिर 2 से 2 यहाँ 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका m इज इक्वल टू q स्क्वायर l अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जी एक्स क्यूब। कुछ याद आ रहा है आपको, पिछले क्वेश्चन की भांति ही आ रहा है, सेम आंसर ही आएगा, जो क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ही है, कॉमन नंबर दिए गए हैं, कोई यहाँ का न्यूमेरिकल डाटा नहीं दिया हुआ है। पिछली बार आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाली थी तो ये m इधर आ गया था, इस बार आपने m की वैल्यू निकाली है तो x क्यूब इधर पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड थे, फिगर भी वैसे ही बन रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, नोट कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन हुआ है, इसको समझिएगा, वेक्टर भी इसमें आ चुका है। दो एक जैसे वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, दो एक जैसे वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल AB तथा CD जिनके प्रत्येक के द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिया गया है P है, तथा 120 अंश के कोण पर 120 डिग्री एंगल पर, मैं फिगर बना दूंगा अभी, उस पर रखे हुए हैं। तो आपको इस सिस्टम की जो कॉम्बिनेशन है आपका संयोजन का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ज्ञात करना है, यानी कि परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और फिर यह है कि अगर प्लस एक्स से माइनस एक्स, यानी ध्यान दीजिएगा एक्स एक्सिस में अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अप्लाई हो, वैद्युत क्षेत्र आरोपित हो, तब संयोजन पर यानी कि इस कॉम्बिनेशन पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण यानी कि टार्क की, ठीक है, बल आघूर्ण मतलब टार्क का मान ज्ञात करना है। चलिए हम फिगर की ओर चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है आपका ए बी, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जाहिर सी बात है कितने चार्ज होंगे, दो चार्ज होंगे, माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना होगा। दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इससे 120 के एंगल पर रखा हुआ है, कुछ इस प्रकार से। चलिए एक मिनट थोड़ा सा एक्सिस बना देते हैं, हाँ, और ये कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है। मतलब अगर बात करें हम यहां पर, तो ये ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, और दूसरा ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो है आपका सी डी, ठीक है, फिगर कंप्लीट किए जा रहे हैं, सी डी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अच्छा सी डी कुछ ऐसे कर देते हैं।
सकते, इसको डी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, आपके फिगर पर चलते हैं, ठीक है। और ये माइनस क्यू और ये आपका प्लस क्यू, क्लियर है, ठीक है। कुछ ऐसा ही आप लोगों ने दिया है हमको। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनना, ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी डी जो इलेक्ट्रिक डायपोल हैं, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 120 का। तो बेटा एंगल गौर कीजिए कहां बनेगा, मैंने कहा ए बी और सी डी के बीच में, तो साहब ए बी ये है, सी डी ये है, तो इन दोनों का कॉमन रीजन कौन सा होगा, वो कुछ ये होगा, इन दोनों का कॉमन रीजन, तो इसी को हम कहेंगे दोनों के बीच का कोण। तो ये कितना हो जाएगा 120, क्लियर। ये आपका एक्स एक्स डैश, इस पर क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है, यानी वैद्युत क्षेत्र अप्लाई है। तो कह रहा है इन दोनों का परिणामी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए और इस पर लगने वाले बल आघूर्ण की टार्क की चर्चा कीजिए। तो चलिए हम पहले वैद्युत ध्रुव, ये दोनों वैद्युत ध्रुव जो हैं, क्वेश्चन एक बार देखिएगा, दो एक जैसे वैद्युत ध्रुव हैं। एक जैसे वैद्युत ध्रुव का मतलब यही है कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस, सॉरी जो यानी दोनों वैद्युत ध्रुव की जो लंबाई होगी, लेंथ होगी, बिल्कुल सेम होगी। तो हम मान लेते हैं कि दोनों के बीच की जो लेंथ है आपकी 2a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 2a मान लेते हैं। चलिए अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी, यानी कि अगर हम बात करें ए बी वैद्युत ध्रुव का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पी ए बी से चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पी ए बी कितना होगा, Q इंटू 2L होता है, यहां पर हमने लंबाई 2a मानी है, तो Q इंटू 2a इतना चलेगा। और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इनका क्या है, दोनों का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P माना गया है। तो चलिए इसको हमने इक्वल टू P कर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन गौर कीजिएगा जरा सा, डायरेक्शन ए बी कुछ इस डायरेक्शन में है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। हमने बताया था कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है, मतलब इसकी दिशा कुछ इस प्रकार होगी और इसे हम क्या कह सकते हैं, वाई एक्सिस कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर वाई एक्सिस कह सकते हैं तो वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर, गौर कीजिए बेटा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैफ होता है। मतलब हम बात करेंगे कि ए बी वैद्युत ध्रुव का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पी ए बी इज इक्वल टू कह सकते हैं पी जे कैफ। बिल्कुल समझने की जरूरत है। ए बी जो वैद्युत ध्रुव है, इसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पी ए बी से रिप्रेजेंट किया हमने, Q इंटू 2a, चूंकि हमने इसके बीच की लंबाई को 2a माना है, स्मॉल लेंथ जो होती है। अब चूंकि यहां पर क्वेश्चन में दिया है कि उसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, P से रिप्रेजेंट करेंगे, हमने P कर दिया। लेकिन कंडीशन है कि डायरेक्शन को साहब कहां छोड़ेंगे, तो डायरेक्शन क्या है इसकी, चूंकि y एक्सिस में है और y एक्सिस का जो एकांक सदिश होता है वो होता है j कैप, तो इसको हमने लिखा पी जे कैप। इसको कर देते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। अब बात करते हैं कि CD जो वैद्युत ध्रुव है, इसका भी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होगा, यानी कि PCD की चर्चा करें। तो चूंकि पहले ही बता दिया है कि दोनों का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P से रिप्रेजेंट करना है, चलिए हम मान लेते हैं कि ये भी क्या होगा, P होगा, ठीक है। अब ये भी P होगा तो साहब इसकी दिशा क्या होगी, जरा उस पर चर्चा करते हैं। तो चूंकि ये तो आप देख रहे हैं ना, तो एक्स एक्सिस पर है ना, तो वाई एक्सिस पर है, ठीक है। एक्स पर भी नहीं है, वाई पर भी नहीं है, तो यहां पर दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। जब चेंज हो गई तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसको हम एक्स की, तो आई कैप माइनस जे कैप, गौर कीजिएगा, ठीक है, आई कैप माइनस जे कैप। और जब भी कभी हम एकांक सदिशों को घटाते हैं, यानी परिणामी सदिश निकालते हैं, तो दो सदिशों के परिणामी जब चर्चा करते हैं तो उनके परिमाण से भाग देते हैं। क्या करते हैं, इसमें परिमाण से भाग देते हैं। साहब परिमाण क्या होता है, समझिएगा, परिमाण क्या होता है, परिमाण यह होता है दोनों एकांक सदिशों के, सुनिएगा, दोनों एकांक सदिशों के परिमाणों के वर्गों के योग से। हमने क्या कहा, दोनों एकांक सदिशों के परिमाण, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, इनका स्क्वायर क्या होगा 1, इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा 2 के वर्गमूल से। फिर रिपीट कर रहा हूं, दोनों एकांक सदिशों के परिणामी के वर्गों के योग के वर्गमूल से भाग दे देते हैं। तो ये क्या निकल के आ गया, जो आपका PCD की वैल्यू आई पी आई कैप माइनस जे कैप अपॉन रूट 2, इक्वेशन सेकंड करते हैं। अब क्लियर, हमें क्या निकालना है, परिणामी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो मान लेते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होगा वो होगा वेक्टर P, इसको हम लिखेंगे पी जे कैप प्लस P आई कैप माइनस जे कैप डिवाइड बाई अंडर रूट 2। क्लियर, चलिए अब चलते हैं आगे, सॉल्व करेंगे इनको। जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका पी जे कैप
प्लस पी आई कैप अपॉन अंडर रूट 2 माइनस पी जे कैप अपॉन अंडर रूट 2। या इसको और सॉल्व करके कर लिखें तो आई कैप को पहले लिख देंगे पी आई कैप अपॉन अंडर रूट 2 प्लस पी, अब जे कैप वालों को जरा पास में करेंगे तो कॉमन पी हो गया 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू जे कैप। ये क्या है आपका परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर, यहां तक क्लियर है। हमने क्या निकाला, ए बी का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाला, क्यू इंटू 2 या पीजे कैप कह दिया इसको, क्योंकि इसकी दिशा वाई एक्सिस में थी, ऋण से धनावेश की ओर होती है, वाई में हो गई। फिर जो हमने सी डी का निकाला तो ऋण से धनावेश की ओर इधर भी होती है, इसकी जो दिशा होगी गौर कीजिएगा पी आई माइनस जे अपॉन रूट 2, क्यों, क्योंकि ना तो एक्स में था ना तो वाई में था, तो यहाँ पर इनका डिफरेंस निकलेगा आई माइनस जे, और जब डिफरेंस निकालते हैं तो इनके परिमाण से भाग देते हैं। परिमाण का मतलब मैंने कहा दोनों एकांक सदिशों के परिमाण के, सॉरी उनका जो आपका मैग्नीट्यूड है के वर्ग के योग के वर्गमूल से भाग देते हैं, रूट 2 से भाग कर दिया। अब इन दोनों को हमने ऐड किया तो ऐड करने के बाद कुछ ये डाटा निकल के आ रहा है। तो ये आपका हो गया इसका जो पहला पार्ट था क्वेश्चन का कि दोनों का परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब इसी का जो नेक्स्ट पार्ट इसी में क्वेश्चन में ऐड है उसको जरा समझेंगे। वो क्या है, वो कह रहा है कि अगर एक्स अक्ष के अंदिश वैद्युत क्षेत्र ई आरोपित हो, क्या हो, एक्स अक्ष के अंदिश वैद्युत क्षेत्र ई आरोपित हो तो इस पर लगने वाले बलाघूर्ण की चर्चा कीजिए। तो यक्ष अक्ष में अगर वैद्युत क्षेत्र ई आरोपित है तो यक्ष अक्ष के अंदिश वैद्युत क्षेत्र जो होगा, ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस में जो वैद्युत क्षेत्र होगा ई, यक्ष अक्ष के अंदिश एकांक सदिश क्या होता है, आई कैप, जिसे हम कह सकते हैं ई आई कैप। क्लियर, टार्क सॉरी और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम पी पढ़ चुके हैं पहले से, वो क्या निकला है आपका पी आई कैप अपॉन अंडर रूट 2 प्लस पी 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू जे कैप। ये आप पढ़ चुके हैं। बल आघूर्ण का फार्मूला, छोटा सा फार्मूला मैंने बताया था आपको, टार्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, बताया हुआ था, आपको याद आ रहा है, P क्रॉस E। तो बस इतना ही करना है यहाँ पर P क्रॉस E, तो E की जगह है E आई कैप हुआ है यहाँ पर, क्योंकि यक्ष अक्ष के अंदिश वैद्युत क्षेत्र आरोपित है और यक्ष अक्ष के अंदिश जो होगा तो वो आई कैप होगा। क्लियर, चलिए P की वैल्यू क्या है, ये रखी हुई है P आई कैप अपॉन अंडर रूट 2 प्लस P 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 जे कैप, ब्रैकेट के बाहर आपका क्या हो जाएगा क्रॉस E आई कैप। हाँ, सदिश गुणन यानी क्रॉस प्रोडक्ट में आपने पढ़ा था आई क्रॉस आई की वैल्यू, बताइए बेटा मुझे क्या पढ़ा था आपने, आई क्रॉस आई की वैल्यू बता दीजिए क्या होती है, सोचिए सोचिए। अच्छा, आई क्रॉस आई की भी बता दीजिए और आई डॉट आई की, तो यहीं से क्लियर हो जाता है। चलिए ठीक है। अच्छा, फार्मूला पे चलते हैं, वेक्टर ए डॉट बी और वेक्टर ए क्रॉस बी, थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, क्लास 11th का है फिर डिस्कस। तो ए डॉट बी का जो फार्मूला होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा, और जो ए क्रॉस बी का फार्मूला होता है वो होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा आई क्रॉस आई में क्या हो जाएगा, आई ए हो गया, बी यानी कि आई इंटू साइन। अब थीटा क्या होगा भैया, अरे भैया ये आई कैप है क्या, एक्स अक्ष के अंदिश एकांक सदिश है ना, तो अगर एक्स अक्ष के अंदिश एकांक सदिश पहला ये है दूसरा ये है तो इन दोनों के बीच कोण क्या होगा, जीरो होगा ना, तो साइन जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो का मान आप जानते हैं जीरो होता है, इसका मतलब इसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब चलते हैं आई डॉट आई में, तो हमने कहा ए डॉट बी का जो फार्मूला होता है ए बी कास थीटा होता है, यानी कि यहां पर होगा आई आई और कास थीटा फिर जीरो होगा, क्योंकि एक्स अक्ष के अंदिश ही है तो कास जीरो की वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसका मान 1 हो जाए, क्योंकि आई कैप का जो परिमाण होता है वो भी क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर हमने कहा आई क्रॉस आई का मान 0 होगा। मेरे समझाने का मतलब सिर्फ ये था कि जैसे ही हम ई आई कैप का मल्टीप्लाई इस कंपोनेंट के साथ करेंगे आई के साथ, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, 0। समझिएगा, ई आई कैप का मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे, क्योंकि आई कैप क्रॉस आई कैप पड़ जाएगा तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, प्लस अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ जब करेंगे तो पी ई तो आ जाएगा,
जे क्रॉस आई बेटा क्या होता है, जे क्रॉस आई माइनस के होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको भी मैं समझा देता हूं अभी। जे क्रॉस आई माइनस के होता है, तो यहां पर माइनस के कैप लिखे दे रहा हूं पीछे में ब्रैकेट में। अब ये क्या हो जाएगा, पीई 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। ये कुछ निकल के इस प्रकार से आया है आपका बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू माइनस पीई 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू के कैप। ये तो पहले आपका आंसर हो गया। अब थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं कि साहब माइनस के कैसे आ गया। ठीक है, कुछ बच्चों को भूल चुका होगा, मैं याद दिलाना चाहूंगा। देखिएगा यहां पर ये माइनस के कैसे आ गया। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमने एक पढ़ा था, सर्कल ट्रिक पढ़ा था, हमने पढ़ाया था पिछली क्लास में अपने यानी 11th में सर्कल ट्रिक पढ़ाया था। ये अगर आई है और ये जे है और ये के है, एक ही दिशा में हमने एक डायरेक्शन में आई जे के बनाया था। तो हमने कहा था अगर आई क्रॉस, ये सब क्रॉस के चिन्ह मान लेते हैं, आई क्रॉस जे किया जाए तो जो बचता के है, क्योंकि दो का ही क्रॉस होता है, जब आई क्रॉस जे करते हैं तो क्या बचा साहब के। हम आई जे के इस दिशा में चल रहे थे ना, जब तीर की दिशा में चलते हैं तो पॉजिटिव होता है और तीर की विपरीत दिशा में चलते हैं तो नेगेटिव होता है। ये ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान दीजिएगा, अगर तीर की दिशा में हम चलते हैं फिर उसके बाद जो बचता है तो वो पॉजिटिव के साथ होता है, अगर तीर की विपरीत दिशा में चलते हैं फिर जो बचता है तो नेगेटिव के साथ। तो यहां बताइए क्या आया, जे क्रॉस आई आया ना, तो जे से आई की ओर चलेंगे, तीर इधर लगी है, हम इधर की ओर चल रहे हैं, उल्टा चलेंगे ना, तो जे क्रॉस आई तो गया, बचा क्या के, लेकिन उल्टा चले हैं तो क्या आएगा माइनस के। अब क्लियर है, बस तो यही फंडा था आपका। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको हमने करवा दिया है, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। अगर क्वेश्चन बिल्कुल पसंद आ गया हो, समझ में आ गया हो, तो जरा सा अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिलने वाले नहीं है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन एक विद्यार्थी ने हमसे और पूछा हुआ था कल, उसको फिर से क्लियर कर देते हैं। हाँ, तो वो क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन था वो कुछ ये था कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर है। उनके मध्य लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल की गणना कीजिए तथा इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। तो छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस पर देखेंगे क्वेश्चन क्या है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य दूरी दी गई है, इनके बीच वैद्युत आकर्षण बल चर्चा करना है। तो कुछ नहीं करना, कूलाम के नियम से Fe इज इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2। तो ये आपका Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R²। इसका मान क्या होता है बेटा 9 गुणे 10⁻9। Q1 क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10⁻19। ठीक है, 1.6 10⁻19 इंटू ये क्या होगा आपका यहाँ पर प्रोटॉन का आवेश भी वही होता है 1.6 10⁻19 डिवाइडेड बाई R², यानी कि 5.3 इंटू 10⁻11 इसका आपका होल स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। ये आपका क्या हो जाएगा Fe, इसी की हमें गणना करनी थी वैद्युत आकर्षण बल की। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करेंगे। ये आएगा आपका 9 इंटू 1.6 और 1.6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2.56 इंटू 10⁻, इंटू 10⁻, आपका क्या बन जाएगा -19 क्या हो जाएगा माइनस का 38 डिवाइड बाई, इसे लगेंगे हम 5.3 इंटू 5.3 इंटू 10⁻- का 22। अब क्लियर है, चलिए अच्छा कैलकुलेशन करिए इसके आगे, फटाफट करिए इस कैलकुलेशन, फटाफट करिए, मात्र 1 मिनट का टाइम है, जल्दी करिए 1 मिनट के अंदर। बेटा करिए, तुरंत कैलकुलेशन करिए, अलग से रफ में कर लीजिए। अच्छा कैलकुलेशन हुआ, बताएं भैया जल्दी जल्दी बताएं। चलिए अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं। आपका आ रहा है कैलकुलेशन, ये आ जा रहा है 8.2 इंटू 10⁻−8 न्यूटन। इसको जब आपने सॉल्व किया रफ में रख तो क्या आया 8.2 इंटू 10⁻−8 न्यूटन।
ये हमने अलग से किया हुआ है, आप भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल। क्लियर है? इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट कर। अब क्या करना, सेकंड पार्ट जिस क्वेश्चन का है उसमें हमें निकालना है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की जब चर्चा करेंगे तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से एफ जी की जो वैल्यू होगी क्या होगी, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जी क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्वेश्चन में दिया हुआ है 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। m1 क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। m2 क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, 1.7 10 टू द पावर माइनस 27 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, वही डिस्टेंस है आपका 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 का होल स्क्वायर। चलिए अच्छा, इसको भी सॉल्व कीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए। बेटा जब इसको सॉल्व करते हैं तो एफ जी की जो वैल्यू आती है वो कुछ इस प्रकार से है 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 47 न्यूटन। ये आपका आता है उन दोनों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। इसको आप कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? अब क्या है, आपको तुलना करनी थी। क्वेश्चन में आपको दो चीजें पूछा था कि उनके मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल ज्ञात कीजिए, वो आपने पहले ज्ञात कर लिया। फिर कहा उनके मध्य लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। अब क्या करेंगे, आप समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे। जब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू 8.2 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइड बाई 3.7 10 टू द पावर माइनस 47। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो क्या निकल के आएगा, देखिएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो निकल के आता है आपका 2.2 इंटू 10 टू द पावर 39 एफ ई अपॉन एफ जी, या इसे लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10 टू द पावर 39 एफ जी। मतलब कह सकते हैं आप कि दोनों के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल उन दोनों के मध्य, किन दोनों के मध्य, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 2.2 इंटू 10 टू द पावर 39 गुना है। क्लियर? यहां तक बिल्कुल समझ में आ चुका है ना? चलिए अच्छा नोट करिए जल्दी से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट हो गया होगा? चलिए अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भैया जिसने क्वेश्चन पूछा हुआ है अपने अपने क्वेश्चन गौर से समझते जाएंगे, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है आपका वो है एक निकाय में दो अदिश क्यू ए, वैल्यू दी हुई है क्यू ए की, क्यू ए इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलॉम, तथा क्यू बी ये क्या है, माइनस 2.5 10 टू द पावर माइनस 7 कूलॉम। क्रमशः बिंदुओं ए, पॉइंट दिए गए हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए, बिंदुओं ए 0, माइनस 15, ये सेंटीमीटर में दिया गया है आपको, तथा बी 0, प्लस 15 सेंटीमीटर पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, क्यू ए बिंदु ए पर स्थित है, क्यू बी बिंदु बी पर स्थित है। तो निकाय का कुल आवेश क्या ज्ञात करना है, टोटल सिस्टम का कुल चार्ज यानी कुल आवेश ज्ञात करना है, तथा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कितना होगा आपको ये भी बताना है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन। अब चलिए, क्वेश्चन था तो क्वेश्चन की जरा रूपरेखा समझ चुके हैं आप। अब क्वेश्चन का हम फिगर बनाते हैं। समझ में तो आया कि ये ए और बी कहां पर स्थित है और सिस्टम कैसा बन रहा है। ये आपका कोऑर्डिनेट ही बता चुके हैं कि आपका 3D सिस्टम बन रहा है। तो चलिए 3D सिस्टम की ओर चलते हैं, देखते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई और ये जेड। क्लियर है? तो ये अगर एक्स है तो इधर कहीं एक्स डैश होगा, ये वाई है तो इधर वाई डैश होगा, और ये जेड है तो इधर बेटा जेड डैश कहीं होगा, ठीक है।
तो जो आपका पहला कोऑर्डिनेट ए है 0 0 -15 पर है। चलिए हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या होगा, ए होगा, पॉइंट ए 0 0 -15 सेंटीमीटर। तो पहला जो क्यू ए स्थित हो गया वो कुछ यहां पर हो गया। फिर जो क्यू बी है बिंदु बी पर है 0 0 15 पर है, ये पॉइंट बी मान लेते हैं 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर, यहां पर क्यू बी हो गया। यह दो बिंदुओं पर स्थित दो आवेशों से मिला एक निकाय है। क्लियर हो गया। जब दो आवेशों से मिला एक निकाय है तो हमारा पहला क्वेश्चन ही क्या था इस पे कि दोनों आवेशों से बने निकाय का कुल आवेश कितना होगा। वैसे भी अगर दो बिंदु आवेश परिमाण में बराबर तथा विपरीत प्रकृति के बने हों और उनके बीच की दूरी अल्पतम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है क्योंकि परिमाण में बराबर है, चिन्ह यहाँ पर क्या है, उल्टा है, विपरीत प्रकृति के हैं। तो अगर कुल आवेश की बात करें, टोटल चार्ज की कुल आवेश, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज क्या होगा, क्यू ए प्लस ऑफ क्यू बी। क्यू ए का मान कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस ऑफ क्यू बी का मान कितना है -2.5 इंटू 10⁻⁻7। गौर कीजिएगा, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो निकल के आएगा 0। जो टोटल चार्ज आया है कैपिटल क्यू हम माने तो वो क्या निकल के आया है 0, यानी कि दो बिंदु आवेशों से जो बना हुआ निकाय है इस संयोजन का जो कुल आवेश है कितना है 0। यहां तक क्लियर। अब जो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसी में लगा हुआ पार्ट है, वो क्या है कि निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। अब बेटा हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। चलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की चर्चा करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ चुके हम, P इक्वल्स टू क्या होता है Q इंटू 2L, मतलब दोनों के बीच की दूरी और किसी एक आवेश का परिमाण। तो किसी एक आवेश का परिमाण आप नोट कर लीजिए 2.5 इंटू 10⁻⁻7। अब दोनों के बीच की दूरी गौर कीजिएगा भैया, ये आपका ओरिजिन O है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके 0, 0, 0 हैं। ठीक है, इससे 15 सेंटीमीटर दूर प्लस x डायरेक्शन में क्या है 15 सेंटीमीटर दूर z एक्सिस में आपका एक पॉइंट A है और इसी ओरिजिन से 15 सेंटीमीटर दूर z डैश में एक दूसरा पॉइंट B है जहां पर QB स्थित है। दोनों के बीच की दूरी क्या होगी आप खुद समझ चुके होंगे, फिर भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। चलिए मान लेते हैं ये ओरिजिन है और यह इधर कहीं z है और इधर कहीं z डैश है। इससे यहां की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, इससे यहां की डिस्टेंस भी 15 सेंटीमीटर है। बेटा आप लोग अब बताएं यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या 30 सेंटीमीटर नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगर 30 सेंटीमीटर है तो समझिएगा यानी 2L की वैल्यू कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर, यानी कि इसको लिख सकते हैं 0.30 मीटर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो P इक्वल्स टू निकल के आएगा 2.5 पे जब 0.3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.75 इंटू 10⁻⁻7। या इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन के आ रहा है टोटल 7.5, चूंकि जस्ट इसमें 10 का मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देंगे तो 7.5 और क्या बन जाएगा 10⁻⁻8। समझ में आ रहा है? तो ये था आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है कूलाम मीटर। आगे जोड़ेगा जरूर कूलाम मीटर, सेंटीमीटर नहीं है बेटा, ये क्या है कूलाम मीटर। तो ये था आपका जो क्वेश्चन कि एक सिस्टम आपको दिया हुआ था कि बिंदु QA 2.5 10⁻⁻7 कूलाम QA का दिश था, दूसरा QB था -2.5 10⁻⁻7 कूलाम। यह बिंदुओं A और B जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 0 0 -15 0 0 +15 पर स्थित है। निकाय का कुल आवेश ज्ञात कीजिए। निकाय का कुल आवेश जो आपने ज्ञात किया तो कुल आवेश QA प्लस QB 0 आया क्योंकि एक ऋणावेश है और एक धनावेश है। जो इसी का सेकंड पार्ट था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना था। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप पढ़ चुके फार्मूला P इक्वल्स टू होता है Q इंटू 2L, जहां 2L दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। Q किसी एक आवेश का परिमाण रख दिया आपने, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 15 30 सेंटीमीटर 0.30 मीटर कहेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका फाइनल आंसर जो आता है वो है 7.5 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अगर प्रॉपर तरीके से समझ में आया हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। क्लियर?